अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक शॉर्ट स्टोरी को, लीगल एलियन, जिसे लिखा है क्रिस्टल बतुंगी ने। आज हम लीगल एलियन को ओवरऑल डिस्कस करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, जैसा कि हम जानते हैं, हम राइटर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद हम स्टोरी की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। तो जो ऑथर है क्रिस्टल बतुंगी, वो एक पब्लिशिंग कंसल्टेंट राइटर हैं। ये युगांडा से बिलोंग करती हैं। बोतोंगी एक एजेंसी स्कैम हाउस की फाउंडर हैं, और इसके अलावा जब वो 2012 में पहली दफ़ा फर्स्ट अफ्रीकन राइटर ट्रस्ट AWT में जब वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो यहाँ से उन्हें क्या हुआ था कि राइटिंग का एक शौक़ पैदा हुआ था। उनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी है वो लीगल एलियन है। AWT की वर्कशॉप के दौरान उन्होंने ये स्टोरी लिखी। तो लीगल एलियन जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो उनकी वो फर्स्ट स्टोरी थी। और फिर वो उसको जो है वो ऑनलाइन सोसोबी के टाइटल से पब्लिश हुई। ऑनलाइन में वो सोसोबी SSSUBI उस सोसोबी के टाइटल से वो पब्लिश हुई, और 2016 में इस पर एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई गई। बतोंगी दूसरी राइटर्स की तरह अफ्रीका की कोई इतनी फेमस राइटर नहीं हैं, ऑल्दो वो ज़्यादातर अपने शौक़ की वजह से राइटिंग करती हैं। उनको मतलब वो इतनी फेम वगैरह तो नहीं मिला, लेकिन वो अपनी शौक़ की वजह से वो जो है वो राइटिंग वगैरह करती हैं, क्रिस्टल बतोंगी। उसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, शॉर्ट स्टोरी किस बारे में है, तो 2013 में सोबी नाम की एक कलेक्शन में शॉर्ट स्टोरी को शामिल किया गया था, जिसमें पोम भी शामिल थी। ये बोतोंगी की सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी थी। ये स्टोरी 2011 के टाइम की सेटिंग, यानी उसके अंदर जो सेटिंग यूज़ की गई है 2011 की सेटिंग को यूज़ किया गया है, जो कि एक यंग गर्ल की लाइफ के गिर्द रिवॉल्व करती है। इसका नाम स्टोरी में मेंशन नहीं किया गया। ये लड़की अपनी फैमिली यानी अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया मूव करती है। वो लड़की बेसिकली युगांडा से ताल्लुक़ रखती है, और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो ख़ुद को दोनों जगह की आइडेंटिटी के लिहाज से कंपेयर करने की कोशिश करती है। बेसिकली इस स्टोरी में किसी इंसान की माइग्रेशन के बाद पैदा होने वाले आइडेंटिटी क्राइसिस को भी बयान किया गया है। क्रिस्टल, जो कि ख़ुद ही स्टोरी की नरेटर भी है, उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को नरेशन के लिए यूज़ किया है। इसके अलावा स्टोरी में दो लैंड्स के दरमियान कंपैरिजन को भी दिखाया गया है। उनके कल्चर्स को भी डिस्कस किया गया है कि किस तरह कल्चर्स चेंज हो जाते हैं, और दोनों के कल्चर्स और नॉर्म्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी नरेट किया गया है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें वो स्टोरी में हमें जो है वो शो करवाती हैं। उसके बाद स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए मैं इसकी प्लॉट और समरी की बात करें, तो लीगल एलियन की जो समरी है वहाँ से स्टार्ट होती है, जब जो यंग गर्ल है वो एंटर होती है एक मेडिकल क्लिनिक पे। वहाँ पे उसे एक मेडिकल क्लियरेंस चाहिए होती है, जिससे वो अब्रॉड जा सके और वहाँ पे अपनी जो है हायर एजुकेशन हासिल कर सके। तो वो एंटर होती है, तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो इसका इस्तकबाल करती है और उससे बताती है कि जो यानी कि ना वो उसके नंबर आने का वेट करना पड़ेगा उसे, यानी उसकी बारी आने का इंतज़ार करना पड़ेगा उसे, और वो बैठ जाती है वहाँ पे और मरीज़ों को अंदर जाते हुए देखती है। और फिर वहाँ पे उसे फ्लैशबैक होता है जहाँ पे वो देखती है कि वो ना बचपन में पहले वो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे विद देयर पेरेंट्स, ठीक है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो बेसिकली युगांडा से बिलोंग करते थे, लेकिन वहाँ पे माइग्रेट करके गए हुए थे। तो वहाँ पे उसने अर्ली एजुकेशन बचपन में उसने जो है वो उधर ऑस्ट्रेलिया से हासिल की होती है, और वो उसको वो वाली लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, और वो बहुत फ्लुएंटली जो है वो वहाँ की लैंग्वेज बोल सकती है और इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकती है। और फिर क्या होता है कि जब उसकी वो छोटी थी, और तो उसके बाप ने उसे कहा था कि अब हमें वापस जाना चाहिए। तो उन्होंने फिर ज़िद की थी कि नहीं, वो और उसकी जो सिस्टर है वो वहीं सिडनी जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाप ने कहा था कि वो मरना चाहता है कि अपने गांव में जाके, अपने इलाके में जाके, अपने होम टाउन में मरे। तो ये उसकी ख्वाहिश है। तो उन्होंने पूछा था कि वो ऐसे क्यों वापस जा रहे हैं, तो कह रहे थे कि अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो गई है, जो प्रेसिडेंट अमीन है वो अब वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं रहे, अब वहाँ पे जो है वो सुकून है, पीस है, तो इसलिए वो वापस जा रहे हैं। तो फिर वो वापस आ जाती है इधर युगांडा में, और युगांडा में आके जो है वो अपनी एजुकेशन जारी रखती है। इस दौरान वो फ्लैशबैक से वापस आती है
और जो रिसेप्शनिस्ट है फिर उससे उसकी बायोडाटा पूछती है, उसके बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो फलां ट्राइब से बिलोंग करती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि मैं भी उसी ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। वो बात जो है, ये उनकी कन्वर्सेशन है, वो इंग्लिश में हो रही होती है, तो इसलिए वो अंडरस्टैंड कर पा रही होती है। फिर रिसेप्शनिस्ट उससे फ़ीस नहीं लेती, उससे कहती है कि हम दोनों एक ही जो है वो कबीले से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं तुमसे फ़ीस नहीं लेती। फिर उससे ना उसका जो है वो थैंक यू करती है इन देयर मदर टंग। बट जो लड़की है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, लेकिन वो सर हिला देती है। वो खुश होती है कि उससे उसके जो पैसे हैं वो बच गए हैं और वो उससे फ़ीस वगैरह जो है वो नहीं ले रही, तो इस बात पे खुश है। फिर ये भी सोचती है कि क्या ये जो है वो बेईमानी नहीं है, वो अपने जो पेशे के साथ जो है वो गद्दारी कर रही है, एक अपने होम टाउन के बंदे को पहचान के पैसे नहीं ले रही। तो ये चीज़ें सोचती है, लेकिन फिर होती है कि मेरी बिला से जो मर्जी करे, मुझे तो पैसे बच के ना, ये बात वो सोचती है। और फिर वो वायलेंस के बारे में सोचती है कि जो शहर में चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट बार लोग फिर रहे थे। जब वो मेडिकल क्लिनिक के लिए जो है मेडिकल चेकअप के लिए बाहर निकलती है तो बाहर वायलेंस था, तो पास ही वो एक मेडिकल स्टोर में चली जाती है और सोचती है कि यहीं से वो अपना जो है वो मेडिकल टेस्ट करवा ले। उसके बाद फिर उसे फ्लैशबैक आता है जब वो बचपन में थी तो उसको बाप जो था वो उसको उंगली पकड़ के युगांडा के एक स्कूल में ले गए थे। वहाँ पे टीचर्स के साथ उसका मुतारफ़ करवाया था। जाते सारी जब वो स्कूल गई थी तो प्रिंसिपल ने उसे पूछा था कि आपका फेवरेट कलर क्या है, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल्स की बिल्डिंग्स थी उसके वो डिफरेंट कलर्स के थे। कोई एक बिल्डिंग जो ऑरेंज कलर की थी, एक ग्रीन की, एक येलो की। तो इसने कहा था कि मेरा ग्रीन कलर है फेवरेट, तो उन्होंने इसे ग्रीन कलर की बिल्डिंग में भेज दिया था। और जो स्कूल्स की बिल्डिंग थी वो बड़ी खस्ता हाल थी, जो प्लास्टर था वो उखड़ा हुआ था और जो एक एक क्लास में 100 बच्चे थे। वो सोचती है कि जो ऑस्ट्रिया में बच्चे थे मैक्सिमम 32 एक क्लास में बच्चे थे और बहुत अच्छा निज़ाम था। और यहाँ पे टीचर्स के बैठने के लिए जगह नहीं है, ना कोई प्रॉपर जो हैं वो सीटिंग्स हैं, ना कोई फ्रीज़र है प्रॉपर। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सारी नोट करती है और उसके बाद वो टीचर से डिमांड करती है कि यहाँ पे कोई फ्रीज़र नहीं है, मैं अपने स्नैक्स कहाँ पे रखूँगी। तो टीचर कहता है कि यहाँ पे पूरे स्कूल में बस एक ही फ्रीज़र है, वो कैंटीन में है, आप अपने स्नैक्स जो हैं वो भी पास रख सकती हैं और रात जो छुट्टी के वक्त घर जाके खा सकती हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं अपना बैग कहाँ पे रखूँ, यहाँ पे प्रॉपर कोई जो जगह नहीं है। वो कहता है कि यहाँ पे खूंटियाँ लगी होती हैं, किसी का वो बैग मेरे सामने लड़की कहती उतारती है, फेंक देती है, मेरा बैग वहाँ पे अटका देते कि आप यहाँ पे अपना बैग रख सकती हैं। तो मतलब वो पुअर जो है वो निज़ाम में तलीम जो है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आफ्टर पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है किस तरह के हाल में, आफ्टर कॉलोनियलिज्म किस तरह के हाल में वो सब कुछ रह रहे होते हैं। उसके बाद फिर वह फ्लैशबैक आता है, वो लड़की जो है वापस अपने प्रेजेंस में चली जाती है और प्रेजेंस में देखती है कि जो भी मरीज़ जा रहे होते हैं और जो दूसरी लड़की होती है रिसेप्शनिस्ट, वो से उसकी मदर टंग में बात कर रही होती है। ऑल्दो वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही होती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उसको ये मसला होता है कि वो अपनी मदर टंग को तो अंडरस्टैंड नहीं करती, लेकिन वो जो है उसको इंग्लिश को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती है। तो वो परेशान होती है, यहाँ पे उसे आइडेंटिटी क्राइसिस का फेस करना पड़ता है कि डुअल लैंग्वेज की वजह से वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन में उसका जो है वो ऑस्ट्रिया में गुजरा होता है, उसके बाद यहाँ पे उसको रहने के लिए आ गई हो तो मसले मसाइल पेश आते हैं। तो वो बात कर रही होती है और ये बस मुस्कुरा रही होती है या उसको सर हिला के आंसर कर रही होती है। उसके बाद दोबारा उसको फ्लैशबैक आता है जब स्कूल में ही उसे टीचर्स जो हैं वो दूसरे बच्चों के पास लेके जाते हैं ताकि इसका दिल बहल जाए। तो दूसरे बच्चे इसके पास नहीं बैठते, ना ही इसे कोई बात करते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद जब वो उससे मायूस हो जाते हैं बच्चे, तो फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम आंड्रे को जानती हो। वो कहती है कौन आंड्रे, तो वो कहते हैं वो जो अमेरिका से आता है। वो बताती है कि वो अमेरिका से नहीं है, वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती है, अमेरिका से बिलोंग नहीं करती। उसके बाद एक दफ़ा इस तरह होता है कि स्कूल में सब बच्चों ने काम नहीं किया होता और इस अंकल ने भी काम नहीं किया होता, तो टीचर इसे काम का पूछते, जब इसके पास काम नहीं होता तो फिर वो उसे स्टिक से मारती है। तो ये इस पे ये फ्लैशबैक में जाती है कि ऑस्ट्रिया में बच्चों को कोई नहीं मार सकता सिवाय उसके पेरेंट्स के या गार्डियन के। टीचर्स ने एक दफ़ा मारा था तो उसको जेल हो गई थी और यहाँ पे देख लो किस तरह का ये सीन है। तो ये सब चीज़ें वो सोच रही होती है।
स्टोरी में वो जो यंग गर्ल है वो ज़्यादातर अपने कल्चर्स को, अपने बेस होम टाउन को, कल्चर्स को फॉरेनर के साथ कंपेयर कर रही होती है और उसके उन कल्चर्स को जो है वो अडॉप्ट करने की ट्राई भी कर रही होती है। इस दौरान जो है वो जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसे बताती है कि आपका टर्न आ गया और वो वापस अंदर चली जाती है। तो हाउ स्टोरी के क्लाइमेक्स तक वो तमाम एस्पेक्ट्स यानी कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन को एग्जामाइन कर लेती है। इस स्टोरी के एंड तक वो रियलाइज़ करती है कि इसकी जो ओरिजिनल कंट्री की सोसाइटी से जो फॉरेन लैंड है और उसकी जो सोसाइटी है वो बेहतर है और वो अभी भी उसी लैंड में जाना चाहती है। वो अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए वहाँ जा रही है और वो वहीं रहना चाहती है। उसकी जो बड़ी सिस्टर है उसकी भी यही ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पे सिडनी में रहे। तो उसने तो शुरू में ही कह दिया था, लेकिन उसकी बाप की ख्वाहिश की वजह से उसे आना पड़ा और वो फिर ये कंपेयर कर रही होती है दोनों सोसाइटीज़ को और वो अभी भी उस लैंड में जा रही होती है क्योंकि वो अभी भी युगांडा में गुजरने वाले जो हैं वो दिन हैं उसको उसमें अपने आप को ना, उसकी सोसाइटी में अपने आप को ना सोफिस्टिकेटेड फील करती है, हमेशा अनकंफर्टेबल फील करती है और हमेशा के लिए वहाँ से जाना चाहती है। यानी वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, वहाँ के जो सोसाइटी है और जो उनके व्यूज़ हैं उनको लेके, और वो लैंग्वेज भी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं इन सब चीज़ों में वो ख़ुद को बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। और क्योंकि वो वहाँ पे रह चुकी होती है फॉरेनर में, इसलिए उसे ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें वो घुटन सी फील करती है और अनकंफर्टेबल रहती है। वो दूसरी कंट्री, फॉरेन कंट्री में जाना चाहती है कि जहाँ के जो लोग थे वो तहज़ीब याफ्ता थे और वहाँ पर का जो एजुकेशन सिस्टम था। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि जो बाहर से के लोग हैं उनके वो एजुकेशन का लालच दे के लोगों के जो हैं वो थॉट्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं। हम अगर क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो 2013 में लीगल एलियन में ऑथर ने प्रोसेस ऑफ मिमिक्री को शो ऑफ किया। ठीक है, इसमें शो ऑफ किया इसने ऑथर ने, जैसे होमी के बाबा ने 1994 में अपने एक वर्क मिमिक्री एंड मैन में मिमिक्री के कंसेप्ट में पेश किया। यानी स्टोरी में वो नेमलेस गर्ल के कैरेक्टर के थ्रू इस टर्म को बयान किया गया कि वो ऐसे लैंड और ऐसी जगह और ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जिसका तल्लक ओरिजिनली इससे नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अफ्रीका के कंट्री युगांडा से बिलोंग करती है मगर उसे हर एस्पेक्ट से ऑस्ट्रेलिया पसंद है। उसे वहाँ की लैंग्वेज भी जो है वो फ्लुएंटली आती है, जबकि वो अपने ओरिजिनल लैंड की जो लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाती। यही मेन चीज़ है, लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जब आपको एक कंट्री की आ जाए तब आप उसके कल्चर को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो अपने ओरिजिनल लैंड से जो अटैचमेंट है वो उसको कैसे फील करती है, उससे अनकंफर्टेबल फील करती है। अब DEX मैक्सवेल 1995 ने अपनी एक थ्योरी में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के हवाले से प्लेस और लैंग्वेज में डिस्टिंक्शन को एक्सप्लेन किया है, जैसे इस जंगल के बिहेवियर और एटीट्यूड से देखा जा सकता है। मैक्सवेल की इस थ्योरी के तमाम पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो पता चलता है कि राइटर अपने कैरेक्टर के अंदर एक एंशिएंट लुक पैदा करता है और एक रिसेंट लुक जिसके अकॉर्डिंग वो दुनिया को देखती है। इस तरह कैरेक्टर के माइंड में दो डिफरेंट जो हैं वो पार्टीज बन जाती हैं जिनके एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। इस तरह माइंड ऑफ कैरेक्टर में कन्फ्यूजन जैसा एलिमेंट इमर्ज होता है, जैसा कि इस जंगल के माइंड सेट बना हुआ था और जो माइंड सेट होता है, इस तरह वो आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार हो गई थी और ये जो है वो सफोकेटेड किस्म की सिचुएशन उसकी लाइफ में कंटिन्यूसली चलती रहती है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया भी होती है एक टाइम पे और फिर युगांडा में भी होती है और उसकी जो सिचुएशन होती है, युगांडा के जैसे लोग वो ट्रीट करते हैं, वो बात करते हैं, उसको समझ नहीं आती और फिर वो अब्रॉड जाती है फॉर एजुकेशन और फैमिली की गुडनेस के लिए। उसके फादर जो है माइग्रेट करते हैं। तो जो हम जो हैं वो उसको मुसीबतें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो इसमें राइटर ने बहुत अच्छे से बयान की हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस को शो करती हैं। उसके बाद अगर हम थीम्स की बात करें कि थीम्स इसमें कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, तो सबसे पहले जो राइटर ने थीम यूज़ किया है वो अलाइनेशन है। अलाइनेशन का मतलब होता है कि अलग रहना। अब अनफ्रेंडली और अनकेयरिंगली, इस स्टोरी में जो है वो क्रिस्टल ने बहुत ब्यूटीफुली एक यंग गर्ल की साइकोलॉजी को एक्सप्रेस करते हुए इस थीम को यूज़ किया है।
जब वो लड़की क्लिनिक में जाती है ताकि ऑस्ट्रिया में अपने जो है वो डिग्री के लिए अप्लाई कर सके, उसको इस सब चीज़ों के लिए प्रोसेस के लिए उसे मेडिकल टेस्ट की ज़रूरत होती है। अब वो मेडिकल टेस्ट के लिए क्लिनिक में जाती है तो जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो इससे पूछती है सब कुछ, तो वो बताती है, जब लड़की बताती है कि मैं इस ट्राइब से बिलोंग करती हूँ, तो वो फिर उससे पैसे नहीं लेती और उसे कहते हैं कि मैं भी उसी जो है वो ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। फिर वो उसी लैंग्वेज में बात करती है। अब जो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे आ जाता है कि क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, और जब वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाती तो फिर वो कन्फ्यूजन का शिकार नज़र आती है। अब यहाँ पे वो जो है वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से अलाइनेट महसूस करती है और उसके साथ साथ अशेम्ड भी फील करती है कि उससे अपने जो है ट्राइबल की लैंग्वेज नहीं आती जहाँ से वो बिलोंग करती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसके समझ में नहीं आती, इस तरह वो सोशल अलाइनेशन का शिकार हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी इस शॉर्ट स्टोरी का एक और इम्पोर्टेंट थीम है। यंग गर्ल जिस तरह इस रिसेप्शनिस्ट से कम्युनिकेशन में उसे मसला होता है और वो अपने दो डिफरेंट लैंड्स की आइडेंटिटी में कंफ्यूज होकर रह जाती है, ये उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस का एक एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो क्रिस्टल ने इस स्टोरी में जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है और अपने जो स्किलफुल नरेशन के थ्रू इस लड़की के जो पास्ट, मेमोरी पास्ट और लिविंग प्रेजेंट और ग्लोरियस फ्यूचर्स का जो रीडर्स को सफ़र करवाया है, और ये सिर्फ उसने अपनी थिंकिंग के ज़रिए किया है और थिंकिंग के साथ किया है। अपनी टीन एज में होने के बावजूद वो सोशल सर्कमस्टांसिस में अच्छे से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज रहती थी। वो एक ही वक्त में युगांडा की कंट्री से बिलोंग करती थी और दूसरे ही वक्त में वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी। फिर वो युगांडा के लोगों को, युगांडा के एजुकेशन को, युगांडा के जो है वो ट्राइब्स जिसके से बिलोंग करती थी, जैसे लड़की उसको रिमाइंड करवाती है और फिर वो बात करते हैं तो उसको समझ नहीं आती, तो ये चीज़ कि वो उससे बिलोंग करती है और उसको लैंग्वेज नहीं आती, तो ये चीज़ें, और फिर वो ऑस्ट्रिया में होती है तो जिस तरह वो अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर मूव ऑन करती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो उसके आइडेंटिटी क्राइसिस का सबब बनती हैं क्योंकि वो हाइब्रिड थे ना, दो डुअल कंट्री से बिलोंग कर रही थी, एक था युगांडा और दूसरा था ऑस्ट्रिया, तो वो हाइब्रिड मोड में भी थी कि एक जगह पे वो टिकी हुई नहीं थी, यानी एक चीज़ से वो बिलोंग नहीं करती थी। अब नेक्स्ट जो थीम है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन, अब क्रिस्टल जो बतूंगी है उन्होंने अपने नरेशन के इस टेक्निक के ज़रिए एक यंग गर्ल की स्टोरी को एक्सप्लोर किया है जो कि सिर्फ अपनी एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू करने के लिए ऑस्ट्रिया माइग्रेट करती है। अब क्रिस्टल बतूंगी स्टार्टिंग में भी ये बताती है कि वो उसके जो पेरेंट्स थे वो अपने फैमिली की गुडनेस के लिए जा रहे थे, यानी उसके जो फादर थे वो भी अपनी बेटी की एजुकेशन को लेकर कॉन्शियस थे और जो बेटी थी वो खुद भी अपनी एजुकेशन को लेकर कॉन्शियस थी, तो वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए ऑस्ट्रिया माइग्रेट करते हैं। क्रिस्टल ने अपने प्रोटैगनिस्ट के नाम तक को रिवील नहीं किया है, मे बी इसलिए कि वो एक सिंगल कैरेक्टर को नहीं बल्कि तमाम युगांडा के जो पीपल्स हैं, युगांडन्स को, उनको रिप्रेजेंट कर रही है। युगांडा में रहने वाले बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनकी जो नेटिव प्लेस में उनकी लाइफ बहुत ही अनसफोकेटेड है और जो है वो कंडेंस्ड है, जबकि वो फॉरेन लैंड में बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करते हैं। मोर एवर इनके पास युगांडा में रहते हुए हायर एजुकेशन को कंप्लीट करने के कोई भी मौके नहीं हैं, इसलिए वो अब्रॉड मूव करना चाहते हैं क्योंकि वो लोग समझते हैं कि एजुकेशन की बेस पर ही वो अपनी अलाइनेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे दूसरे सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि जो कल्चर्स की बुनियाद पर और फॉरेनर्स ने इस तरह की थॉट्स पैदा कर दी हैं कि वो अपने आप को एहसास कमतरी के शिकार समझने लग गए हैं क्योंकि उनके पास वो वाले मौके नहीं हैं, इसलिए वो कह जाते हैं कि जो लोग कर सकते हैं वो अब्रॉड जाएं और एजुकेशन हासिल करें और एलीट क्लास में वो है इंटर कर जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि फॉरेनर्स ने उनके अंदर ये सोच पैदा कर दी है। हालांकि वो जो ये सोच डेवलपमेंट की सोच नहीं है, ये ग़ुलामी की सोच है कि हम जो है वो उनकी लैंग्वेज सीखेंगे तो उनका कल्चर को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर इस तरह उनका जो है वो रैंक ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो आफ्टर पोस्ट कॉलोनियल ये चीज़ें सामने आई और राइटर्स ने भी उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया और ये सब चीज़ें।
आज की हमारी स्टोरी जिसमें हमने लीगल एलियन शॉर्ट स्टोरी को कवर किया और क्रिस्टल बोतेंगी के राइटर्स इंट्रोडक्शंस और उनके नरेशंस के स्टाइल्स को भी डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरी छोटी सी काविश थी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।